बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं बुनियादी तौर पर चाहता हूँ कि हर वो बच्चा जैसे एनईडी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करना है और उसे इस एडमिशन प्रोसीजर के बारे में मालूमात नहीं है, टेस्ट के बारे में मालूमात नहीं है और पता ही नहीं है कि भाई एनईडी में एडमिशन कैसे होगा और क्या चीज़ें हैं जिससे बचना होगा, वो तमाम तर बातें इंशाल्लाह आज आपकी इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। एनईडी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले कौन से बच्चे हो सकते हैं और कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिनका एडमिशन एनईडी यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकता, ये तमाम तर बातें इंशाल्लाह डिस्कस होंगी। आइए इस वीडियो का सबसे पहले बाकायदा तौर पर आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स शेयर करना चाहूँगा। 2025 के रिजल्ट्स में जब मैं देखता हूँ तो कैम्ब्रिज बोर्ड सबसे आगे 89% पासिंग रेशियो, यानी कि 89% स्टूडेंट्स पास हुए। फेडरल बोर्ड 78.5 थोड़ा कम रहा है और इसी तरह से कराची बोर्ड की बात करें तो 76.69 ये पासिंग रेशियो है। आप में से हर एक बच्चा शायद ये सोचता है, और बाकी इसके अलावा भी मैंने जो है हैदराबाद, लाड़काना, मीरपुर खास, सखर, नवाबशाह के जो डिफरेंट बोर्ड्स हैं उनका भी मैंने यहाँ पर एक परसेंटेज जो है वो बताई है, मगर वहाँ पर ऑब्वियस बात है कि फेल होने वालों की तादाद ज़रा ज़्यादा है। सो अराउंड 53 to 68% तक ये वेरी कर रही है, जा रही है डिफरेंट बोर्ड्स के एतबार से। तो भाई वहाँ पे पास होने वालों की तादाद कंपैरेटिवली कम है, 35 to 40% अराउंड बनती है। सवाल पैदा होता है कि सर हमारी ये जो आपने अभी कुछ स्टैट्स हमारे सामने डिस्कस किए हैं उसका क्या फ़ायदा है, क्या मकसद है। याद रखिए आपका जो रिज़ल्ट है, आपका जो एकेडमिक रिज़ल्ट है, अगर उसमें आपने बहुत ज़्यादा अच्छी परसेंटेज हासिल कर ली है तो इस बात की ज़मानत नहीं मिलती है कि आपका एनईडी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर कैम्ब्रिज बोर्ड में अगर 89% स्टूडेंट्स पास हुए हैं तो ऑब्वियस बात है कि कैम्ब्रिज बोर्ड के स्टूडेंट्स ज़्यादा एडमिशन ले सकते हैं एनईडी में, या फेडरल बोर्ड में अगर मैं देखता हूं तो 78.5 जो है वो मेरे पास पासिंग रेशियो है, तो सर ये तमाम स्टूडेंट्स तो एनईडी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे, तो कराची बोर्ड के स्टूडेंट्स का क्या होगा। तो याद रखिए कराची बोर्ड के तमाम स्टूडेंट्स को मैं कह रहा हूं एनईडी यूनिवर्सिटी में अगर बोर्ड वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा सीट्स जो ऑफर होती हैं वो कराची बोर्ड के स्टूडेंट्स को होती हैं। एक कंपैरिजन, बड़ा सिंपल सा कंपैरिजन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। आप अगर वो 3000 सीट्स एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफर करती है हर साल, 3016 सीट्स ऑलमोस्ट ऑफर करती है, तो उसमें से अप्रॉक्सीमेट 1500 सीट्स, मोर देन 1500 सीट्स जो हैं वो कराची बोर्ड के स्टूडेंट्स को ऑफर हो रही होती हैं। स्टैट्स याद रख लीजिए, 3016 सीट्स टोटल 2025 में एनईडी ने ऑफर की स्टूडेंट्स को, जिसमें से 1500 से ज्यादा सीट जो हैं वो कराची बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ऑफर की गई हैं। अब उसमें वेरिएशन क्या है, किन स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाता है और किसे नहीं मिलता, तो ये तमाम तर बातें हम अभी डिटेल में डिस्कस आपके साथ करने लगे हैं। पहली बात तो ये कि आपका एकेडमिक रिजल्ट, आपका एकेडमिक रिजल्ट मैटर करता है एडमिशन में, मगर उसकी बुनियाद पे फैसला नहीं हो सकता। एकेडमिक रिजल्ट हमारा यकीनन मैटर करता है हमारे एडमिशन में यूनिवर्सिटी के, मगर उसके साथ साथ एक और चीज़ है जिसके लिए आप कोशिश करते हैं, तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, तब कहीं जाकर आपका एडमिशन मुमकिन हो पाता है। टेस्ट, आपके एकेडमिक रिजल्ट यानी कि आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट, आपके ओ लेवल्स के रिजल्ट ऑब्वियसली मैटर कर रहे हैं, उसके साथ आपका टेस्ट का स्कोर, जितना अच्छा आपका एनईडी के टेस्ट का स्कोर होगा आपके डिजायर्ड प्रोग्राम में एडमिशन हासिल करने के इम्कानात उतने ही ज्यादा रोशन होंगे। इस वीडियो में आगे जाते हैं। यहां मेरे पास कुछ स्टैट्स मौजूद हैं जो कि एनईडी यूनिवर्सिटी की जानिब से फराहम की जाने वाली सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हैं। 2025 में यानी कि 2025 में एनईडी यूनिवर्सिटी ने 3016 सीट्स स्टूडेंट्स को ऑफर की। 3016 सीट्स ऑफर हुई हैं, जिसका ब्रेकडाउन में भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। कराची बोर्ड की जो मेरिट पर मिलने वाली सीट्स हैं उनकी तादाद है 1464। 1464 सीट्स जो हैं वो उन स्टूडेंट्स की मिली हैं कि जो बेसिकली ताल्लुक रखते हैं प्री इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम से। कंप्यूटर साइंस या प्री इंजीनियरिंग में उन्होंने फर्स्ट और सेकंड ईयर स्टडी किया है, उनको 1464 सीट्स ऑफर हुई हैं। आगे चलते हैं सर, प्री मेडिकल के स्टूडेंट जो कराची बोर्ड के, उन्हें कितनी ऑफर हुई है सर? 62 सीट्स ऑफर हुई।
इसी तरह कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना इंटर जो वो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स में किया है, उनको 23 सीट्स ऑफर होती हैं। जो आर्ट्स फैकल्टी से थे, जिन्होंने आर्ट्स से अपना इंटर किया है, उनको 14 सीट्स यानी कि 14 सीट्स ऑफर होती हैं। तो कराची बोर्ड की कुल मिलाकर जो सीट्स हैं वो बनती हैं 1563। टोटल हैं 3016, जिसमें से 1563 सीट्स जो हैं वो कराची बोर्ड के स्टूडेंट्स को ऑफर हुई हैं और होती हैं। ठीक हो गया। तो ये तो आपके सामने एक बड़ा स्लाइस नजर आ रहा है कि एनईडी यूनिवर्सिटी भाई कराची बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मैं कहता हूं रहमत बनकर आती है कि वो बच्चों को एडमिशन ऑफर कर रही होती है और इनकी जो सेमेस्टर फीस है वो भी खासी कम होती है अगर कंपेयर की जाए दीगर यूनिवर्सिटीज से। और जो स्टैंडर्ड है एजुकेशन का ऑब्वियसली वो बहुत ही शानदार है, काबिल तारीफ है। एनईडी का एलुमिनाई जो है वो बहुत वास्ट है। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में एनईडी का एक अच्छी रेपुटेशन मौजूद है, अच्छी रेपुटेशन मौजूद है। और एनईडी से पढ़ने वाले बच्चों की बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो कि कई सालों से, कई डिकेड से दुनिया को सर्व कर, दुनिया में अच्छा काम करें। तो आपका ये कंफ्यूजन के सर हमारी जो सीट्स हैं वो कितनी हैं, यहां पर आपका वो कंफ्यूजन दूर हो जाता है। मैं आगे जाता हूं इस डिटेल में। डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए 30 सीट्स हैं। ठीक है जी। डिसेबल स्टूडेंट्स यानी जो इस बच्चे किसी भी माजूरी का शिकार हैं, वो अपनी माजूरी का वो जो एक मेडिकल सर्टिफिकेट होता है वो शो करते हैं, तो उसको बाद फिर उन्हें डिसेबल्ड की कोटे पे एडमिशन हासिल हो सकता है। रिलीजियस माइनॉरिटीज की 37 सीट्स हैं। तो जब मैं सीट्स इसमें ऐड कर देता हूं तो मेरे पास फिगर आ जाता है 1613 1613 सीट्स। तो कुछ ये हो गई। आगे जाते हैं सर, जो हमारे पास दीगर बोर्ड्स हैं, अगर मैं और दीगर जो बोर्ड्स हैं जिसमें सखर बोर्ड है, हैदराबाद बोर्ड है, नवाबशाह बोर्ड है, लाड़काना बोर्ड है, उसकी भी सीट्स जो है वो हमारे पास आती हैं। ठीक है जी। इसी तरह से फेडरल बोर्ड है। ठीक है जी। इसमें कैम्ब्रिज बोर्ड आ जाता है। ठीक है। ये तमाम तर बोर्ड्स की सीट्स अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो मेरे पास टोटल फिगर बन जाती है 2338, 2338। ये सीट्स ऑफर हो रही हैं इंटर कराची बोर्ड और बाकी तमाम तर बोर्ड्स को मिलाकर ये सीट्स ऑफर हो रही हैं, जिसमें डिसेबल्ड और उसके साथ साथ जो हमारे वो बच्चे के जो रिलीजियस माइनॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं वो सब के सब शामिल हैं। सर इसके बाद सेल्फ। अब सेल्फ क्या है सर, थोड़ा सा समझाइए। देखिए सेल्फ की सीट्स दरअसल वो सीट्स होती हैं कि जिसमें आप इजाफी पैसे पे करते हैं। अभी दो तरह की सीट्स होती हैं। एक तो वो सीट्स हैं कि जिसमें आप 8,50,000 लगभग पे करते हैं इजाफी। और किस बुनियाद पे करते हैं कि आपको सीट ऑफर की जाए जिसमें जो टोटल क्लोजिंग परसेंटेज बननी वो थोड़ी सी कम हो। अगर मेरिट पर एक प्रोग्राम क्लोज हो रहा है 79.99 पे, तो जब आप सेल्फ पर अप्लाई करते हैं तो सेल्फ पर वो उस प्रोग्राम की क्लोजिंग आपको 1 से 1.5% नीचे मिल जाती है। यानी कि 79 पे अगर जो है वो मेरिट पर वो प्रोग्राम क्लोज हो रहा है तो जनाब उसकी क्लोजिंग सेल्फ फाइनेंस की बेसिस पे अराउंड 78 या 77.50 अराउंड आपको ये जो है वो उसकी क्लोजिंग परसेंटेज मिल जाती है। तो आप इस बुनियाद पर पे कर रहे होते हैं 8.5 लाख रुपए। ठीक है जी। अच्छा सर, उसके बाद एक और कैटेगरी इसमें आ जाती है जिसको हम कहते हैं स्पॉन्सर की सीट्स। स्पॉन्सर की सीट्स में आपको 10,50,000 रुपए लगभग इजाफी पे करने होते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। उसमें क्या होगा, उसमें आपका जो क्लोजिंग परसेंटेज इस प्रोग्राम की वो और लोअर डाउन हो जाती है और कम हो जाती है। अगर वो सेल्फ फाइनेंस में वो प्रोग्राम जो है वो 77.50 पे क्लोज हो रहा है, तो अब जब आप स्पॉन्सर की सीट पर उसको हासिल करना चाहते हैं 10.5 लाख रुपए आप इजाफी पे करके जब हासिल करना चाहते हैं तो आपको वही प्रोग्राम जो है वो अराउंड 75.77 या इस तरह का जो एक लोअर डाउन स्टेप है वो हमें क्लोजिंग परसेंटेज में नजर आता है। तो आपका एडमिशन हासिल करना 3 तरह से मुमकिन हो सकता है। एक तो आपका मेरिट है, ओपन मेरिट बेसिस पे जो आपको एडमिशन मिल जाते हैं। ठीक है ना जी। दूसरा सेल्फ फाइनेंस है और तीसरा स्पॉन्सर है। तो जनाब यहां पर जो है वो मैं इस सेल्फ की जो सीट्स हैं जिसमें स्पॉन्सर की सीट भी शामिल हैं 678 सीट्स ऐसी हैं मल्टीपल प्रोग्राम्स में, डिफरेंट प्रोग्राम्स में, कि जो 678 सीट्स बन रही है अलग अलग प्रोग्राम्स में, मल्टीपल बोर्ड्स में। तो भाई आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सवाल आता है बच्चों का कि सर क्या एक स्टूडेंट तीनों कैटेगरीज की बेसिस पे अप्लाई कर सकता है? कर सकता है। 2 कैटेगरीज की बेस पे अप्लाई कर सकता है? कर सकता है। मगर यह बात क्लियर हो कि अगर मैं सेल्फ फाइनेंस को भी की बेसिस पे भी अप्लाई कर रहा हूं तो मुझे सेल्फ फाइनेंस की फीस का बंदोबस्त करना पड़ता है, वो मुझे अदा करनी पड़ती है, वो मुझे देनी पड़ती है। ठीक है जी। आपने एडमिशन से पहले ये फीस अदा करनी होगी। सेल्फ फाइनेंस और स्पॉन्सर की बात हो रही है।
ठीक है जी। तो ये इजाफी अमाउंट है, 8.5 लाख रुपए, 10.5 लाख रुपए, एक बड़ा अमाउंट है। तो ऑब्वियस बात है कि आपने इस हवाले से भी सोचना है कि अगर आप चाहते हैं मुझे हर हाल में एनईडी में जाना है, पैसों का भी मसला नहीं, पैसे भी हैं, तो फिर आपको उसका इंतजाम भी और सहूलत भी अपनी बरकरार रखनी पड़ेगी ताकि आप एडमिशन के टाइम पर प्रॉब्लम का शिकार ना हो। जब आपने ये रखा है कि आपने रेगुलर पे भी अप्लाई कर दिया, सेल्फ फाइनेंस पे भी अप्लाई कर दिया, तो प्रेफर किया जाएगा कि आपको रेगुलर की सीट मिल जाए। अगर आपका जो एग्रीगेट बन रहा है वो उस क्लोजिंग से पहले आ रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि आपको आपके एग्रीगेट की बेसिस पे आपने रेगुलर की स्कीम पर अप्लाई किया हुआ है, तो रेगुलर की स्कीम पर आपको एडमिशन ऑफर हो जाएगा। और अगर ऐसा ना हो सका तो फिर आपको जो है वो सेल्फ फाइनेंस में कंसीडर किया जाएगा आपका एग्रीगेट। मैं बताऊंगा अभी आगे चल के कि एग्रीगेट कैसे कैलकुलेट होना है। तो एग्रीगेट जो आपका बन रहा है वो इस आपके फर्स्ट ईयर के रिजल्ट से, आपके टेस्ट के स्कोर से बनता है। कैसे बनता है वो बताऊंगा, मगर एग्रीगेट मैटर करेगा आपके एडमिशन में। क्लियर? यहां वो सीट्स मैंने आपके सामने बता दी जो कि कराची बोर्ड और कराची के अलावा जो दीगर बोर्ड्स हैं, ठीक है जी, उनके लिए सीट्स एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। बहुत सारे बच्चे इस मिसकंसेप्शन का शिकार रहते हैं, वो सोचते हैं कि सर हमने तो इंटर जम के डट के लग के करना है, हमारा एनईडी में एडमिशन हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि एनईडी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करने के लिए आप जिस बोर्ड से पढ़ रहे हैं उस बोर्ड की कितनी सीट्स मौजूद है, यह आपको पता होना चाहिए। लास्ट ईयर का क्लोजिंग क्या रहा है उस प्रोग्राम का जिस प्रोग्राम में आप एडमिशन हासिल करना चाहते हैं, आपको यह पता होना चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज इतनी है, फाइन, तो अब आप एनईडी के टेस्ट में कितना स्कोर करें कि आपके एडमिशन का चांस बढ़ जाए, आपके एडमिशन का चांस बन जाए, ये आपको पता होना चाहिए। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर ये सारी बातें मैं आपके साथ अभी डिटेल से डिस्कस करूंगा। तो अभी फिलहाल मैंने आपसे ये कहा कि भाई जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपके ज़हन में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, यानी कि 1563 सीट्स जो हैं वो कराची बोर्ड के स्टूडेंट्स को ऑफर हो रही हैं। उसमें भी सबसे ज्यादा सीट जो हैं वो बच्चे हैं जो कि प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रखते हैं या कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड रखते हैं, उनको ऑफर हो रही है। ठीक है जी, चलें जी आगे जाते हैं इस डिटेल में मजीद। टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। आप यहां बैठकर अभी तो फिलहाल आपने कोई खास तैयारी नहीं की या पढ़ाई नहीं की, आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है, मगर आपको यह नहीं मालूम कि आपके टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। तो आइए जरा इस पर तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले आपकी जो एनईडी यूनिवर्सिटी में जो टेस्ट का पोर्टल है उसमें आपकी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। आपको अनाउंसमेंट सुनने को मिलती है कि पोर्टल ऑन कर दिया गया है, फला तारीख को टेस्ट होगा, फला तारीख से टेस्ट की रजिस्ट्रेशन का आगाज होगा। टेस्ट की रजिस्ट्रेशन का आगाज होने का मतलब क्या है कि आपका जो ऑनलाइन पोर्टल है वो एक्टिव कर दिया जाएगा, आप वहां पर खुद को रजिस्टर करेंगे। अच्छा, क्या क्या स्टेप्स होंगे ये भी मैं डिटेल से बताऊंगा, मगर अभी मैं आसान कर दूं कि आप वहां रजिस्टर होंगे, पूरा का पूरा फॉर्म जो मौजूद है वहां पर आप उसको फिल करेंगे, डेटा आपका तमाम तर यूनिवर्सिटी को रिसीव होगा। उसके बाद आपके लिए जब टेस्ट की डेट करीब आएगी तो आपके लिए एक एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा। उस एडमिट कार्ड की बेसिस पे आपने ऑब्वियस बात है कि टेस्ट देना होगा। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपने खुद को टेस्ट के लिए रजिस्टर किया हो। रजिस्ट्रेशन ही नहीं की तो भाई आप टेस्ट नहीं दे सकते, चाहे आप इंटर में टॉप पोजीशन होल्डर भी हों, तब भी आपका रजिस्टर होना बेइंतहा जरूरी, और ये पहला स्टेप है। सर नेक्स्ट क्या है? सर फर्स्ट ईयर के सारे पेपर्स आपके क्लियर हो, सही बात है सर। सेकंड ईयर की बात नहीं कर रहे, सेकंड ईयर के एग्जाम्स जब होते हैं तो उससे पहले तो राउंड 1 हो चुका होता है, राउंड 1 हो चुका होता है थ्योरी एग्जाम से पहले, फिर राउंड 2 हो रहा होता है थ्योरी एग्जाम के बाद, तो रिजल्ट तो उसके 3 महीने बाद आता है। तो सेकंड ईयर का रिजल्ट काउंट नहीं होता आपके एडमिशन प्रोसेस में, तो ऑब्वियसली इसलिए मैंने जिक्र नहीं किया। आपके तमाम तर पेपर्स ऑब्वियस है कि वो क्लियर होने चाहिए फर्स्ट ईयर के। अगर आप किसी पेपर में रुके हुए हैं तो क्या होगा आपको आगे चलकर बताऊंगा, मगर फिलहाल आपके तमाम तर पेपर्स क्लियर होने चाहिए और आपकी जो फर्स्ट ईयर की परसेंटेज है वो एटलीस्ट 60% होनी चाहिए, एटलीस्ट 60% होनी चाहिए। 60% पर और 60% से ऊपर परसेंटेज अगर आपकी है तो आपको फिर एडमिशन में कंसीडर किया जाएगा, और वो ऑब्वियस बात है कि आपका जो एडमिशन है वो अदर देन बीएस प्रोग्राम्स हैं, अदर देन बीएस प्रोग्राम्स हैं, उसमें आपके एडमिशन को कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है जी, तो ये दूसरी रिक्वायरमेंट है। अच्छा आगे चलते हैं। हैविंग सिन डोमिसाइल। सर आपका डोमिसाइल बहुत मैटर करता है। याद रखिएगा एनईडी यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटी की यूनिवर्सिटी है, यकीनन इसी वजह से कराची के स्टूडेंट्स को इसमें बहुत ज्यादा सीट्स ऑफर हो रही होती हैं। तो आपका डोमिसाइल आपकी शनाख्त बनाता है यूनिवर्सिटी में, और
जिस डिस्ट्रिक्ट से आपका ताल्लुक है, जिस रीजन से आपका ताल्लुक है, ऑब्वियसली उसकी बेसिस पे आपको सीट्स ऑफर की जाती है, उस बोर्ड की बेसिस पे आपको सीट्स ऑफर की जाती हैं। तो भाई आपके पास डोमिसाइल होना जरूरी है। कराची में रहते हैं, डोमिसाइल बनाना जरूरी है। सिंध में रहते हैं, डोमिसाइल बनाना जरूरी है। पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में रहते हैं, डोमिसाइल बनाना जरूरी है। मगर एनईडी यूनिवर्सिटी कराची में जो बच्चे रहते हैं, कराची का डोमिसाइल है, उनके लिए मैंने अभी आपके सामने सीट्स का जिक्र किया। और जो दीगर रीजन्स में रहते हैं और उनका जो है वो रजिस्ट्रेशन जो उन्हीं बोर्ड्स से है जो कि उन डिस्ट्रिक्ट्स के हैं, तो भाई उनकी सीट डिस्ट्रीब्यूशन बता दी। तो यहां सीट हासिल करने, एडमिशन हासिल करने के लिए भाई डोमिसाइल का होना बेतहाशा जरूरी है। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये याद रखिएगा। आगे जाते हैं, अभी कुछ बच्चे वो कह रहे हैं कि सर हमें तो अभी डोमिसाइल तो पता ही नहीं, हमने तो बनवाया ही नहीं है। तो भाई बनवा लीजिए, टेस्ट की डेट आने से पहले बनवा लीजिए ताकि कल को आपको परेशानी ना हो। सर फिजिकली एंड मेंटली वेल, जहनी और जिस्मानी तौर पर आप बिल्कुल सेहतमंद हो, ठीक है, यह भी जरूरी है। जहनी तौर पर अगर आप मुतासिर हैं, कोई भी जहनी बीमारी पे आप लाहक हैं, तो ऑब्वियस बात है कि ना तो आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, ना ही फिर आपके एडमिशन को कंसीडर किया जा सकता है अगर आपकी कोई ना कोई मेंटल इलनेस जो है वो जाहिर हो जाती है। अगर आप फिजिकली किसी ऐसी बीमारी का शिकार हैं जिसकी वजह से आप अपनी स्टडीज को कंटिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है, आपका मूव करना बहुत मुश्किल है, तो ऐसी सूरत हाल में आपके लिए एडमिशन हासिल करना मुमकिन नहीं रहेगा। फिजिकली मेंटली वेल होना आपके लिए जरूरी है। सर एडमिट कार्ड होल्डर, ऑब्वियस बात है, जब आपने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, उसकी फीस सबमिट करवा ली, तो स्पेसिफिक डेट पर आपके पास एडमिट कार्ड ऑनलाइन बेसिस पे आपके पोर्टल पे इशू हो जाता है। उस एडमिट कार्ड की बेसिस पर उस एडमिट कार्ड की कॉपी को लेकर जाते हैं, तो फिर आप एनईडी यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन सेंटर में जो उसका एग्जामिनेशन हॉल है, आप वहां पर एंटर होकर अपना टेस्ट दे सकते हैं, अदरवाइज आप टेस्ट नहीं दे सकते। तो ऑब्वियसली आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी होना जरूरी है। तो ये तो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं उस बच्चे के लिए कि जो एनईडी यूनिवर्सिटी में टेस्ट देना चाहता है। इन तमाम तर रिक्वायरमेंट्स को जब आप पूरा कर लेते हैं तो ऑब्वियस बात है आप टेस्ट देने के लिए एलिजिबल साबित हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सर यहां मेरे पास स्क्रीन पर जो है वो एक टेस्ट पैटर्न नजर आ रहा है। आप सब जानते हैं कि एनईडी यूनिवर्सिटी में जो टेस्ट का स्टैंडर्ड है वो क्या है सर, वो हमारे पास आते हैं 100 एमसीक्यूज, ठीक है। 100 एमसीक्यूज में से हर एक सब्जेक्ट के 25 एमसीक्यूज होते हैं, यानी कि अगर मैं 100 एमसीक्यूज की बात करूं तो 4 सब्जेक्ट्स कुल मिलाकर जो है वो आपके 100 एमसीक्यूज का पेपर बना रहे होते हैं। सवाल ये आता है जहन में कि सर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, उनका जो टेस्ट पैटर्न है वो तो फिक्स है, चाहे आपने जो है वो फर्स्ट ईयर में कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, मगर आपके लिए जो टेस्ट पैटर्न डिसाइड कर दिया गया वो यूनिफॉर्म है। जैसे कि मैं नर्स की बात करूं तो नर्स में वो बच्चा कि जिसने फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में बायोलॉजी पढ़ी है और वो चाहता है कि जो है वो इंजीनियरिंग प्रोग्राम का टेस्ट दे, तो भाई उसको मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश का वाला टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो तो एक यूनिफॉर्म पैटर्न है। मगर एनईडी यूनिवर्सिटी में ये कंसीडर किया जाता है कि बच्चे ने फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, उसी के एन मुताबिक उसे टेस्ट दिया जाता है। आइए मैं आपको इस डिटेल में थोड़ा सा आगे लेके जाता हूं। वो बच्चा जो कि प्री इंजीनियरिंग ग्रुप से है और उसके मेजर सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री रहा है, तो इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का बना हुआ टेस्ट देगा, यानी कि हर सब्जेक्ट के 25 एमसीक्यूज, इंग्लिश के 25 एमसीक्यूज आएंगे, मैथमेटिक्स के 25 आएंगे, फिजिक्स के 25 आएंगे और केमिस्ट्री के 25 एमसीक्यूज टेस्ट में मौजूद होंगे। यानी आप जो कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, बल्कि प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो ऑब्वियस बात है कि आपका जो टेस्ट पैटर्न होगा वो ये होगा। अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो कि प्री मेडिकल बैकग्राउंड का है, प्री मेडिकल बैकग्राउंड से है, तो ऑब्वियसली उसके बाद जो सब्जेक्ट्स होंगे इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर इस सब्जेक्ट के 25 एमसीक्यूज आपके टेस्ट में शामिल होंगे। इसी तरह अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो कि कंप्यूटर साइंस का, कंप्यूटर साइंस के 2 तरह के सब्जेक्ट स्ट्रीम्स हमें नजर आती हैं। वो बच्चे जिन्होंने मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस पढ़ी है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ये सब्जेक्ट्स स्टडी किए हैं, तो उनका टेस्ट में इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस टेस्ट में कंसीडर की जाएगी। हर सब्जेक्ट के 25-25 एमसीक्यूज उनको दिए जाएंगे। फिर एक ग्रुप ऐसा भी आता है कंप्यूटर साइंस में कि जिन्होंने जो है वो स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है, उन्होंने फिजिक्स नहीं पढ़ी, मैथमेटिक्स पढ़ी है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ी और कंप्यूटर साइंस पढ़ी है। अब उनका क्या होगा, ऑब्वियस है कि सर उनका जो टेस्ट होगा उसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस होगी। तो आपने अब परेशान नहीं होना कि आपका टेस्ट किस तरह का आएगा। एनईडी का, एनईडी यूनिवर्सिटी में कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट लिया जाएगा,
आपके जो मेजर सब्जेक्ट फर्स्ट या सेकंड ईयर में रहे हैं, आपकी स्ट्रीम, आपकी फैकल्टी के मुताबिक ऑब्वियस बात है कि टेस्ट भी उन्हीं सब्जेक्ट्स का लिया जाएगा। आगे जाते हैं सर, कॉमर्स ग्रुप के स्टूडेंट्स। मैंने शायद ही किसी स्टूडेंट से सुना हो कि भाई मैं कॉमर्स से और मैं एनईडी जाना चाहता हूं, मगर एनईडी यूनिवर्सिटी उन्हें भी सीट्स ऑफर करती है, प्रोग्राम्स ऑफर करती है, बीएस प्रोग्राम्स उनको मिल रहे होते हैं, ठीक है ना जी। तो जनाब कॉमर्स ग्रुप में जो बच्चे हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इंटर कॉमर्स से हुआ है उनका, ठीक है, तो भाई उनके पास इंग्लिश, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैथ्स, ये 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। ये 4 सब्जेक्ट्स वो फर्स्ट और सेकंड में स्टडी कर रहे होते हैं, तो इन्हीं 4 सब्जेक्ट्स को उनके टेस्ट के क्वेश्चंस बनाने के लिए कंसीडर किया जाता है। सर वो बच्चे जो कि आर्ट्स ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, सर वो क्या करेंगे? जो बच्चे आर्ट्स ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं उनके पास इंग्लिश के 2 पेपर्स हैं, इंग्लिश के यानी कि कुल मिलाकर 50 एमसीक्यूज इनके सामने पास आ रहे होते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स है और जनरल नॉलेज है, यानी कि वो बच्चे जो कि आर्ट्स ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, जनरल नॉलेज का पोर्शन उनके लिए कंसीडर किया जाता है। इंग्लिश के 2 पोर्शन यानी कि इंग्लिश के 50 एमसीक्यूज मौजूद होते हैं, और उसके बाद फिर बेसिक मैथ्स यानी कि जो हम 9 मैट्रिक में मैथमेटिक्स फॉलो कर रहे होते हैं उस स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज उनके पास आते हैं। तो जनाब 100 मार्क्स के 100 एमसीक्यूज आपको दिए जाते हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं, और जितना अच्छा स्कोर उतना ही एडमिशन हासिल करने का चांस ज्यादा है। अब यहां पर एक बात आपके लिए समझना जरूरी है कि सर वो बच्चे कि जो आर्ट्स प्रोग्राम से, आर्ट्स से उन्होंने इंटर किया या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आर्ट्स से पढ़ा है, क्या सर वो तमाम तर प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते? नहीं, उनके लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं, स्पेसिफिक बीएस प्रोग्राम्स हैं जिसमें वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सर वो बच्चे जो कि कॉमर्स ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, क्या वो बच्चे जो हैं वो तमाम प्रोग्राम्स के लिए टेस्ट दे रहे होंगे? हरगिज नहीं, उनके लिए बीएस प्रोग्राम्स, कुछ ऐसे हैं बीएस प्रोग्राम जो कि स्पेसिफाई कर दिए गए कि भाई इसमें जो है जिस बच्चे का बैकग्राउंड कॉमर्स का है वो एडमिशन हासिल कर सकता है। कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाला बच्चा जो है, क्या सर वो इंजीनियरिंग में एडमिशन हासिल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है सर, बिल्कुल कर सकता है। आप यहां देखिए जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिनसे पेपर बनता है वो तो आप पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, मैथमेटिक्स भी, फिजिक्स भी, कंप्यूटर भी है, तो आपको एडमिशन बिल्कुल दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करता हूं वो बच्चे जो कि प्री मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, वो बच्चे जो कि प्री मेडिकल बैकग्राउंड के और वो चाहते हैं कि किसी इंजीनियरिंग प्रोग्राम में, हार्डकोर इंजीनियरिंग प्रोग्राम में, या जो है वो कंप्यूटर साइंस के किसी प्रोग्राम में एडमिशन हासिल करें, तो भाई वो एडमिशन बिल्कुल हासिल कर सकते हैं, मगर उनको पेपर देना होगा एड मैथ्स का। जब वो सेकेंड ईयर में अपने एड मैथ्स के पेपर को दे रहे होंगे या देते हैं, तो उसके बाद वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के तौर पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उन्हें एडमिशन हासिल हो सकता है। अगर सर कोई प्री मेडिकल का स्टूडेंट है, वो प्री मेडिकल के ही किसी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहे एनईडी यूनिवर्सिटी में, तो क्या वो ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। वो इस टेस्ट फॉर्मेट को फॉलो करेगा, उसकी परसेंटेज जो है वो कंसीडर की जाएगी और उसको डिफरेंट प्रोग्राम जो कि उसके स्टडी के साथ रिलेट करते हैं उसे प्रोग्राम्स ऑफर किए जाएंगे, उनमें से वो अपना एडमिशन सिक्योर कर सकता है। ठीक है जी, आगे जाते हैं इस डिटेल में। फिलहाल इस डिटेल में हमें बेसिक बात ये समझ में आती है, 100 एमसीक्यूज का पेपर है और 100 एमसीक्यूज हमारे फर्स्ट और सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स में से बनाए जाते हैं। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मैंने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनमें से 25 ईच सब्जेक्ट जो है वो कलेक्ट करके, कंसीडर करके आपके 100 मार्क्स के एमसीक्यूज का पेपर आपके सामने आ रहा होता है। आगे जाते हैं इस डिटेल में। बहुत बड़ी कंफ्यूजन, बहुत बड़ी परेशानी जो बच्चों के जहन पे हमेशा सवार रहती है, सर हमारा टेस्ट कब होगा, हमारा टेस्ट किस तारीख पर होगा, एनईडी यूनिवर्सिटी हमारे टेस्ट की डेट अनाउंस क्यों नहीं कर रही। और उसके बाद फिर बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूजन का भी शिकार रहते हैं, परेशान भी रहते हैं, कंफ्यूज भी होते रहते हैं। फिर रूमर्स चल रही होती हैं, फला तारीख को टेस्ट हो जाएगा, फला तारीख को टेस्ट हो जाएगा। तो भाई याद रखिए, आपको जो डेट ऑफिशियली वेबसाइट पर नजर आती है, जो डेट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखाई देती है, आपने उसे ही मानना है, आपने उसे ही मानना है। हम यहाँ पर बैठकर रिसर्च कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों पे, जैसे इन्फॉर्मेशन अपलोड होती है हमें मालूम होता है, हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं छाजा के यूट्यूब चैनल पे, और नोटिफिकेशन की फॉर्म में भी आपसे शेयर कर लिया जाता है। वो बच्चे जिन्होंने छाजा ऐप अपने पास डाउनलोड कर रखी है, ऑब्वियसली उनके पास हमारी नोटिफिकेशन जा रहे होते हैं। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, वहाँ से हमारे पास आप सब बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन जा रही होती है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है, वहाँ से बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन जा रही होती है। तो भी तमाम तरह रिसोर्सेज आपको गाइड करने, मालूमात देने के लिए हैं। आपको हरगिज़ भी अपना कीमती वक्त जो कि पढ़ाई में लगाना चाहिए, उस कीमती वक्त को आपने मालूमात ढूंढने, तलाश करने में नहीं लगाना। हमारे साथ जुड़ जाइए, सारी मालूमात आपको आखिरी वक्त तक की सारी मालूमात इंशाल्लाह आपको वेरीफाइड अंदाज में हमारे सोर्सेज से, चैनल से हासिल हो जाएगी। टेस्ट डेट, अब सबसे पहले तो जरा टाइमलाइन समझिए। आप मौजूद हैं फरवरी में,
राइट, फरवरी में मौजूद है, फरवरी, मार्च, रमजान, ठीक है। उसके बाद जाते हैं मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, राइट। सर यहां फरवरी और मार्च में मुझे रमजान नजर आ रहे हैं और अप्रैल मई के बारे में ख्याल किया जा सकता है, बल्कि अप्रैल में नहीं करता चलें, मैं कर लेता हूं मई जून, सही है जी, मई जून की बात कर लेते हैं। तो सर यहां पर हमारे थ्योरी एग्जाम्स हैं, तो सर क्या हमारे थ्योरी एग्जाम से एनईडी के टेस्ट शेड्यूल पर कोई फर्क पड़ता है? सवाल है। क्या यह होगा कि हमसे कहा जाए कि मार्च के एंड में एनईडी का राउंड 1 होने लगा है, अप्रैल में एनईडी का राउंड 1 होने लगा है, मई में एनईडी का राउंड 1 होने लगा है, जून में एनईडी का राउंड 1 होने लगा है, क्या ऐसा हो सकता है? इस बात को जरा गौर से इत्मीनान से समझ लीजिए। देखिए एनईडी 2 टेस्ट लेती है, राउंड 1, राउंड 2। आमतौर पर राउंड 2 जुलाई में, जून एंड जुलाई के उस पीरियड में कंडक्ट हो रहा होता है, मोस्टली जुलाई का वक्त आ जाता है। और अगर मैं राउंड 1 की बात करता हूं तो राउंड 1 तकरीबन आपके राउंड 2 से 2 महीने पहले लिया जाता है। यानी कि अगर जुलाई में मेरा राउंड 2 होता है तो 2 महीने पहले का मतलब ये हो गया कि जनाब जून निकाल दीजिए, मई निकाल दीजिए, ठीक है, जून और मई आप निकाल दीजिए। तो राउंड 1 एक्चुअली आपके थ्योरी एग्जाम से पहले होगा, ये तो क्लियर है, ये तो अंडरस्टूड है। राउंड 1 आपका एनईडी का थ्योरी एग्जाम से, कराची बोर्ड के जो एग्जाम्स हैं, ठीक है, जो यहां पे एग्जाम्स होते हैं, उससे पहले होगा, उससे पहले होगा। अब उससे पहले कब होगा? जाहिर है यूनिवर्सिटी ने ऐसी कोई अनाउंसमेंट अब तक नहीं की, बहरहाल देखा जाएगा और आपको मालूमात भी दी जाएगी। टेंटेटिव डिटेल आपके सामने रखी है, टेंटेटिव डिटेल आपके सामने रखी है, ठीक है जी। और इस डिटेल को मैं मजीद भी आपके लिए रेलेवेंट बना दूं, ठीक है। टेंटेटिव डिटेल अभी है, मतलब ये ऐसी नहीं है कि अनाउंस्ड है, ठीक है, कंफर्म नहीं है, ये टेंटेटिव है कि आमतौर पर इस महीने में टेस्ट कंडक्ट हो जाता है। सर मैं रमजान को देख रहा हूं तो फरवरी और मार्च के मिड में वो कंप्लीट हो रहे हैं, 18th के बाद फिर जो है वो ईद वगैरह की सारी सेलिब्रेशन एंड हो जाएंगी। तो फिर उसके बाद क्या होगा सर? उसके बाद एग्जाम्स का सिलसिला ऑब्वियस बात है कि शुरू हो सकता है, आपकी थ्योरी एग्जाम्स का सिलसिला शुरू हो सकता है। मगर आमतौर पर देखा गया है कि आपके थ्योरी एग्जाम्स इस जगह पर देखे जा रहे होते हैं, इस जगह पर देखे जा रहे होते हैं। तो भाई इस बात का बहुत बहुत चांस है, बहुत बहुत चांस है कि एनईडी यूनिवर्सिटी आपका जो टेस्ट कंडक्ट करे वो मार्च और अप्रैल के दरमियान में कंडक्ट कर ले। मार्च और अप्रैल के मिड में आपका जो है वो एनईडी यूनिवर्सिटी का टेस्ट कंडक्ट हो जाए। ओके, ये एक्सपेक्टेड है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, ठीक हो गया। अच्छा सर राउंड 2, ऑब्वियस बात है कि राउंड 1 जब होगा तो उसके 1 से 1.5 महीने बाद आपका फिर राउंड 2 हो जाएगा, 1 से 1.5 महीने के वक्त बाद आपका राउंड 2 हो जाएगा। तो अगर अप्रैल में हो रहा है तो जनाब अप्रैल में चले मैं लगा देता हूं, ठीक है, 1.5 महीना, तो जून या जुलाई, जून का मिड या जुलाई का बिल्कुल स्टार्ट, वो आपका एक्सपेक्टेड टेस्ट डेट एनईडी की कंसीडर की जा सकती है। अब सवाल पैदा होता है सर कि बच्चे टेस्ट डेट को लेकर इतने ज्यादा परेशान क्यों होते हैं? उसकी वजह है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आप थ्योरी एग्जाम्स के हवाले से बहुत ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, पूरी एनर्जी लगाकर तैयारी करना चाहते हैं, जिसके नतीजे में आप कहते हैं यार मैं एप्टीट्यूड की तैयारी नहीं कर पाऊंगा या नहीं करूंगा, मैं थ्योरी एग्जाम के बाद देखूंगा। तो मैं आपको क्लियर कट वर्ड्स में कह रहा हूं, थ्योरी एग्जाम से पहले एनईडी के राउंड 1 के होने के चांसेस मोर देन 50% है। राउंड 1 हो जाएगा, राउंड 1 हो जाएगा थ्योरी एग्जाम से पहले, फिर राउंड 2 हो जाएगा थ्योरी एग्जाम्स के फौरन बाद। तो आप तैयारी कब करेंगे, प्रिपरेशन कब करेंगे? इट मैटर्स। तो भाई याद रखिए आज का वो वक्त है कि आज से आप अपनी तैयारी को लेके जाएंगे तो ऑब्वियस बात है कि आप यहां पर फिर जो है वो एनईडी का एडमिशन टेस्ट दे सकेंगे बेहतर तौर पर। और अगर अभी भी आप सोच रहे हैं कि भाई मैं बाद में तैयारी करूंगा, तो बेटा बात नहीं आएगी, टेस्ट की डेट आ जाएगी, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन अभी मैं सिर्फ आपसे अपने एनालिसिस की बेसिस पे, एक्सपीरियंस की बेसिस पे शेयर कर रहा हूं। भाई टेस्ट की डेट, राउंड 1 की डेट आपके सामने। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि सर हम थ्योरी एग्जाम्स पर तैयारी करें, खूब तैयारी करें, खूब तैयारी करें, हम राउंड 1 ना दें। तो अगर आप राउंड 1 नहीं देंगे और सिर्फ सोच के बैठेंगे मैं राउंड 2 दूंगा, तो बेटा सिर्फ राउंड 2 देने में ऑब्वियस बात है कि आपके लिए चैलेंजेस बहुत ज्यादा होंगे, आजमाइश बहुत ज्यादा होगी, ठीक है ना। अब आर या पार वाला केस होता है राउंड 2 का,
तो जाहिर सी बात है उसमें उतना अच्छा फिर हम शायद परफॉर्म ना कर सकें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से। तो भाई राउंड 1 जरूर दीजिएगा, सारे बच्चे दीजिएगा। आए मैं आपके साथ मजीद जो है वो एनईडी के टेस्ट के हवाले से कुछ बातें शेयर कर दूं। ये टेंटेटिव डेट्स हैं भाई, ये डेट्स जो हैं ये टेंटेटिव हैं। हर साल इन तारीखों पर टेस्ट कंडक्ट हो जाता है, ठीक है। ये अनाउंसमेंट नहीं है, टेंटेटिव है। अगर कोई भी शख्स ये कह रहा है एनईडी ने टेस्ट डेट अनाउंस कर दी तो भाई वो झूठ बोल रहा है, बेवकूफ बना रहा है और गलत बयानी कर रहा है। कोई डेट अनाउंस नहीं अब तक के किसी न्यूज़पेपर में, किसी ऑफिशियल रिसोर्स पर ये बात नहीं आई है। लेट्स सी इंशाल्लाह जब ये डिटेल आती है तो आपसे जरूर शेयर किया जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। यस, सबसे ज्यादा थका देने वाला सवाल, हर बच्चा ये सवाल करता है, हर बच्चा ये बात पूछा, सर टेस्ट का सिलेबस बताएं, टेस्ट का सिलेबस बताएं। देखो जरा समझना है इस बात को, एनईडी यूनिवर्सिटी जो टेस्ट कंडक्ट कर रही है वो तुम्हारे एकेडमिक्स की बेसिस पर है। यानी यहां पर सब्जेक्ट डिवीजन भी नजर आ रहा है कि आपने ये सब्जेक्ट पढ़े, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, चलो भाई आपका ये टेस्ट होगा। आपने कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़े हैं तो आपका टेस्ट कॉमर्स बेस्ड सब्जेक्ट्स का होगा। आपने अगर साइंस सब्जेक्ट्स को स्टडी किया तो साइंस सब्जेक्ट की बेसिस पे होगा। आर्ट्स से आपका ताल्लुक है, आर्ट्स तो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स का टेस्ट होगा। तो एनईडी यूनिवर्सिटी आपके बुक बैंक को बहुत बहुत सीरियस लेती है, बुक बैंक को बहुत सीरियस लेती है। अब एनईडी यूनिवर्सिटी में ऑब्वियस बात है कि सिंध में रहने वाले बच्चे, कराची में रहने वाले बच्चे जो है वो टेस्ट देते हैं और वही एडमिशन ले सकते हैं, वही एडमिशन ले सकते हैं। तो भाई यहां पर जो आप फॉलो करते हैं टेक्स्ट बुक्स, जो आप फॉलो करते हैं तो वो मौजूद है एसटीबी यानी कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड। एसटीबी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, तमाम तर जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं उसकी टेक्स्ट बुक्स पढ़ाई जाती हैं सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड पब्लिशर्स की, ठीक है। तो आप जब टेस्ट की तैयारी करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली जो रिसोर्स कंसीडर किया जाएगा वो आपकी ये बुक्स है, तो सिंध टेक्स्ट बोर्ड की बुक्स, उसको कंसीडर किया जाएगा डोमिनेंटली। ज्यादा चीजें, ज्यादा बातें, ज्यादा काम की चीजें आपको यहां से देखने को मिल जाएंगी टेस्ट के हवाले से। क्लियर हो गया? अच्छा सर टेस्ट का सिलेबस क्या होगा? बहुत सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूं, जो कुछ आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में स्टडी किया है वो आपका सिलेबस है। आपने फर्स्ट ईयर में फिजिक्स पढ़ी है, आपने केमिस्ट्री या कंप्यूटर पढ़ी है, मैथ्स या बायो पढ़ी है। तो भाई यही आपका सिलेबस, यही आपका कोर्स, यही आपका वो कंटेंट है जिससे आपने अपनी तैयारी करनी, जिससे आपका टेस्ट एनईडी का आएगा। ठीक है जी। सर इंग्लिश की कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ है, इंग्लिश को थोड़ा सा अलग ले लेते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश जरा चेंज है, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर सेकंड में आप लिटरेचर पढ़ते हैं, मगर जब आप टेस्ट की बात करते हैं तो भाई टेस्ट में आपके पास फंक्शनल ग्रामर का काम आता है, फंक्शनल ग्रामर का काम आता है। और इंग्लिश सबसे कॉमन सब्जेक्ट है, चाहे बच्चा आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, प्री मेडिकल का हो, प्री इंजीनियरिंग का हो, कंप्यूटर साइंस का हो, किसी भी ग्रुप का हो, इंग्लिश का पोर्शन उसके टेस्ट में मौजूद है। तो भाई इंग्लिश किसी भी टेक्स्ट बुक को बेस करते हुए हम नहीं लेकर जा रहे होते, उसमें फंक्शनल ग्रामर से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। क्लियर हो गया? तो भाई एनईडी यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट का सिलेबस हो सकता है वो आपकी अपनी टेक्स्ट बुक्स हैं, मैं लिख के दे रहा हूं यहां पर, वो टेक्स्ट बुक्स हैं, एसटीबी की टेक्स्ट बुक्स हैं, यही सिलेबस है, इसे ही फॉलो करना है, इसे ही बेहतरीन तैयार करना है। एनईडी यूनिवर्सिटी का टेस्ट आपका बहुत अच्छा हो सकता है। यह बात अलग है कि आपने उन सब्जेक्ट्स को जिस तरह से तैयार करने वो तरीकाकार थ्योरी एग्जाम से जरा मुख्तलिफ होते हैं। थ्योरी एग्जाम में आप चीजों को हिफ्ज करते हैं, याद करते हैं, उसी को जाकर पेपर में लिखते हैं, मगर जब एप्टीट्यूड टेस्ट की बारी आती है तो वहां पर आपका रट्टा काम नहीं आता, वहां पर आपकी हिफ्ज की हुई बातें काम नहीं आ रही होती उतनी ज्यादा, आपकी प्रैक्टिस, आपके कॉन्सेप्ट्स, आपके शॉर्टकट्स काम का आ रहे होते हैं। आपने जो कॉन्सेप्ट्स बनाए उनको किन शॉर्टकट्स के, किन ट्रिक्स के जरिए से कम टाइम के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, सही जवाब निकाल सकते हैं, ये ट्रिक्स आपके काम में आती है। तो आपने एप्टीट्यूड के लिए अपनी टेक्स्ट बुक को बेस बनाकर एप्टीट्यूड वाले अंदाज में बेहतरीन तैयारी करके जाना है, तभी आपका काम आसान होगा। राइट? चलिए जी आगे जाते हैं, मजीद डिटेल देखते हैं आपके साथ।
सर यहाँ हमारे पास कुछ डिटेल है जो कि दरअसल हमें एलिजिबल बताती है, टेस्ट देने की अहलियत हमें देती है। वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सी चीजें हैं कि जिसकी बुनियाद पर फैसला किया जाएगा कि मैं टेस्ट दे सकता हूं या नहीं दे सकता। ठीक है, सबसे पहले 60% या मोर देन 60% होना चाहिए अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अप्लाई करें तो आपकी इंटर की परसेंटेज, फर्स्ट ईयर की परसेंटेज और ओवरऑल ऐसी बात है जब सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ गया तो वो भी एटलीस्ट 60% होनी चाहिए या 60% से ज्यादा। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए 60% बॉटम लाइन है, इससे कम पे आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन हासिल नहीं कर सकते। सर 50% और मोर देन 50%, अगर 50% आपके बाद आपके नंबर है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में और 50% हैं तो क्या आप एनईडी में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। आप बीएस प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप बीएस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। बीएस प्रोग्राम्स में आप एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई को आप आगे बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। बट क्या यहां पर आपके पास एटलीस्ट 50% तो हो, कम से कम 50% हो, तो आप एडमिशन लेने के अहल हैं, आप एडमिशन लेने के काबिल हैं। ऑब्वियस बात है 50% आपके फर्स्ट ईयर में, तो आपने उसके बाद टेस्ट देना है, एप्टीट्यूड टेस्ट देना और भरपूर नंबर हासिल करने, उन दोनों को मिलाकर फिर फैसला होगा कि आप एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते, एडमिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा। मगर ऑब्वियस बात है कि अगर आपने अपने फर्स्ट ईयर में ही जो है वो लेस देन 50% हासिल किया हुआ है तो ऑब्वियस बात है कि आप ना बीएस प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल हैं और ना ही आप जो है वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए एलिजिबल, यानी आप फिर एडमिशन नहीं ले सकते, आप फिर एनईडी में एडमिशन नहीं ले सकते अगर आप लेस देन 50% पे खड़े हुए हैं। ठीक है जी, ये याद रखिए। सर आगे जाते हैं। कैंडिडेट्स हैविंग डीएई विद एटलीस्ट 60% और मोर देन कैन अप्लाई। वो स्टूडेंट जिन्होंने डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग किया हुआ है, भाई उनका जो है वो 60% एटलीस्ट होना चाहिए, मोर देन 60%। लेस देन 60% पर उनको एडमिशन नहीं मिल रहा, वो एडमिशन टेस्ट देने के भी अहल नहीं होंगे, एडमिशन टेस्ट देने के भी अहल नहीं होंगे अगर डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग का उन्होंने किया और लेस देन 60% उनकी बन रही है। सर डिप्लोमा करने वाले बच्चे कौन कौन से प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं, आइए देख लीजिए। सिविल इंजीनियरिंग, बीई सिविल विद स्पेशलाइजेशन इन अर्बन इंजीनियरिंग, बीई पेट्रोलियम, मैकेनिकल, टेक्सटाइल, इंडस्ट्रियल, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, मेटलर्जिकल, मटेरियल, पॉलीमर एंड पेट्रोकेमिकल्स। तो भाई ये तो टॉप फील्ड्स हैं जिसमें आप बड़े मजे से अच्छी सी परसेंटेज लाकर आप अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। और जो बच्चे डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं उनके 2 साल की स्टडीज काउंट होती हैं, 1 साल की स्टडी काउंट नहीं होती, उनकी दोनों साल की स्टडी इकट्ठा काउंट होगी, उसके बाद वो अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए। ठीक है ना जी। तो यहाँ पे जो डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग करने वाले बच्चे हैं उनका, और जो नॉर्मली कराची बोर्ड या फेडरल बोर्ड या किसी बोर्ड से कनेक्ट होकर जो है वो स्टडी करते हैं, फर्स्ट और सेकंड ईयर पढ़ते हैं, उनके एडमिशन का क्राइटेरिया मुख्तलिफ है, अलग है। फिर प्रोग्राम्स में भी फर्क है, बहुत से प्रोग्राम्स हैं जो कि डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियर्स को ऑफर नहीं किए जाते, नहीं किए जाते। ठीक है जी, तो ये फर्क रहेगा, इसको याद रखिएगा। इंशाल्लाह मजीद डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं, मगर फिलहाल ये याद रखिए कि अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो 2 साल की स्टडी आपकी काउंट होगी, एटलीस्ट 60% होनी चाहिए। और अगर आप माशाल्लाह से कराची बोर्ड से हैं या फिर जो फेडरल बोर्ड से हैं या फिर कैम्ब्रिज बोर्ड से हैं या फिर किसी और बोर्ड से हैं, तो ऑब्वियस बात है आपके फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कंसीडर होगा और उसके साथ आपके टेस्ट का स्कोर। सेकेंड ईयर, सर सेकेंड ईयर में आपकी एटलीस्ट 60% होना जरूरी है, सिर्फ ये रिक्वायरमेंट है सेकेंड ईयर के हवाले से। और आपके सारे पेपर क्लियर और एटलीस्ट 60% हो तो आपका सेकेंड ईयर जो है वो आपके एडमिशन में कोई रुकावट पैदा नहीं करता। आगे जाते हैं सर। छाजाओं के रिसोर्स को इस्तेमाल करने के साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारी ऐसी हमारे पास सक्सेस स्टोरीज है कि जिसकी बुनियाद पर बच्चों ने जबरदस्त काम करके दिखाया। 2025 में तमाम टेस्ट देने वाले बच्चों में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला स्टूडेंट, सबसे ज्यादा पहले, बल्कि यूं कहा जाए कि पहले नंबर पे टोटल एग्रीगेट की बेसिस पे आने वाला स्टूडेंट छाजाओं का है। नाम है उवैस अहमद खान और 98 मार्क्स 100 में से हासिल किए, 100 में से 98 मार्क्स, कैन यू बिलीव इट, 100 में से 98 मार्क्स हासिल किए। तो उवैस अहमद खान एक्चुअली अ ब्रिलियंट पर्सन और ए स्टूडेंट एज वेल, बहुत अच्छा काम किया, बहुत मेहनत की, मगर उसने किया क्या, उसने शुरू में ही ये फैसला कर लिया था कि उन्हें एनईडी यूनिवर्सिटी जाना है और इस प्रोग्राम के लिए जाना है। मेहनत की, छाजों के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया माशाल्लाह,
और इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के बाद जो प्रैक्टिस थी भरपूर की, खूब सारी प्रैक्टिस की माशाल्लाह, अपने कॉन्सेप्ट्स पक्के किए, राउंड 1 में 98 मार्क्स लाए और राउंड 2 तो फिर दिया ही नहीं। ऐसा कॉन्फिडेंस माशाल्लाह छाजों के यूजर्स का देखने को मिलता है। और सिर्फ उवैस अहमद खान ही नहीं बल्कि और बहुत सारे बच्चे हैं, बड़ी तादाद है बच्चों की जिन्होंने छाजों के प्लेटफॉर्म को यूज करके एनईडी यूनिवर्सिटी के टेस्ट में शानदार परफॉर्म किया और अपने एडमिशन को सिक्योर किया। सो आपका वक्त अब शुरू हो चुका है। आपने डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या जरूरी है। छाजों के प्लेटफॉर्म से बच्चे लाइव क्लासेस लेते हैं, छाजों के प्लेटफॉर्म से बच्चे रिकॉर्डेड कोर्स लेते हैं, छाजों के प्लेटफॉर्म से बच्चे जो है वो प्रैक्टिस जोन को इस्तेमाल करते हैं। यानी मल्टीपल रिसोर्सेज हैं जिसको आप इस्तेमाल करके अपने टेस्ट की प्रिपरेशन को भाई आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अभी मैं आपके सामने एग्रीगेट का कैलकुलेशन बताऊंगा कि एग्रीगेट कैसे कैलकुलेट होता है, तो आपको अंदाजा होगा कि भाई टेस्ट का स्कोर कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है। आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज अगर आप जो है वो फर्स्ट पोजीशन होल्डर हैं, अच्छी बात है सर, तब भी आपका टेस्ट अच्छा होना जरूरी है। आप टेस्ट में कामयाब नहीं हुए, फर्स्ट पोजीशन पर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा एनईडी यूनिवर्सिटी में, याद रखिएगा। अगर आप फर्स्ट ईयर में एवरेज परसेंटेज रखते हैं, हल्की परसेंटेज रखते हैं, मगर आपने टेस्ट की तैयारी शानदार की है, टेस्ट का स्कोर बेहतरीन बना लिया है, तो आपके एडमिशन के चांसेस भरपूर हो सकते हैं, बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो बराहे करम इस बात को समझिए। छाजों के प्लेटफॉर्म से जो बच्चे लाइव क्लासेस को ज्वाइन करते हैं उनको तमाम तर मटेरियल, तमाम तर उनका सिलेबस, तमाम तर उनकी प्रिपरेशन यानी कि टेस्ट से रिलेटेड आखिरी दिन तक ये पूरी टीम आपके साथ कनेक्ट हो जाती है और हर लम्हे की इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती है। होप सो कि आपके सीनियर्स होंगे जिन्होंने छाजों के प्लेटफॉर्म से स्टडी किया, तो आप उनसे भी बहुत बहुत रिव्यू अच्छे से ले सकते हैं। तो भाई लाइव क्लासेस एनईडी के राउंड 1 की अभी शुरू भी हो चुकी हैं, बैचेस कंप्लीट भी, बैचेस फिल भी हो चुके हैं। रिसेंटली बैच जरूर हमारे पास मौजूद है, रिसेंट बैच आप राब्ता कीजिए और अपने लिए आप बेहतर समझते हैं छाजों के प्लेटफॉर्म को, तो भाई ज्वाइन कीजिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। इंशाल्लाह ये साल आपके लिए सक्सेस का, कामयाबी का साल बन सकेगा। इसी के साथ साथ जब अब बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं कि जो कहते हैं सर हमने क्लासेस तो ले ली हैं, क्लासेस तो हम ले रहे हैं, मगर हमें प्रैक्टिस करनी है, रेलेवेंट मटेरियल चाहिए, वीडियो सॉल्यूशंस के साथ चाहिए, तो जनाब छाजों का प्लेटफॉर्म हाजिर है, आपके पास मौजूद है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं सर वो कहते हैं कि सर हम फिजिकली तो नहीं जा सकते कहीं, सर हम ऑनलाइन भी नहीं ले सकते, हमें एक पूरा कोर्स मिल जाए, हम अपनी वक्त की आसानी से, सहूलत से हम पढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल आपके लिए रिकॉर्डेड कोर्स मौजूद है, आप उसे पढ़िए, उसे तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस टेस्ट को फॉलो कीजिए, उसके भी बहुत अच्छे से बड़े पैकेजेस आपको अभी सुनने को मिल जाएंगे टीम की जानिब से। राब्ता कीजिए और अपने टेस्ट की तैयारी के लिए किसी भी रास्ते को इख्तियार करें, मगर वो रास्ता कामयाबी तक जाता हो, इस बात का यकीन कर लें। मैं तो यहां पे कह रहा हूं आपके सामने, उवैस अहमद खान का स्कोर माशाल्लाह से उन तमाम स्टूडेंट्स में जिन्होंने एनईडी यूनिवर्सिटी में टेस्ट दिया उन सब में सबसे ज्यादा है। 98 मार्क किसी भी स्टूडेंट के नहीं, किसी भी इंस्टीट्यूट के बच्चे के नहीं, आप पता कर लें, मसला नहीं है। छाजों के प्लेटफॉर्म को यूज करने वाले स्टूडेंट के हैं, आपके 99 आ सकते हैं, आपके 100 आ सकते हैं, बस फैसला आपने करना है कि कहां जाना है और कैसे पढ़ना है। तो इंशाल्लाह आपका ये सफर जो है वो बहुत अच्छा और कामयाबी की तरफ आपको लेकर जा सकेगा। बहुत सारे बच्चे ये सवाल जहन में रखते हैं कि सर हमें एनईडी यूनिवर्सिटी के बारे में आपने टेस्ट की पैटर्न पर गाइड कर दिया और उसके साथ साथ टेस्ट में क्या चीज़ें तैयार करनी है, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, किन चीज़ों पर आपने फोकस करनी है, सारी बातें हो गई, मगर एडमिशन का प्रोसीजर क्या होता है, हमें कौन सी चीज़ें किस वक्त से पहले तक तैयार कर लेनी है, यानी कि वो जो टाइमलाइन है वो क्या होती है, स्टेप्स क्या होते हैं जिसकी बेसिस पे हम अपना एडमिशन एनईडी यूनिवर्सिटी में सिक्योर कर सकते हैं। तो आइए मैं इसके बारे में आपको डिटेल से स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देता हूं। सबसे पहले आपने खुद को रजिस्टर करवाना होता है एनईडी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर, जो कि आपकी रजिस्ट्रेशन जिस तारीख से ऑन होगी उसके बाद आप एनईडी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर आप साइन इन होंगे, अपनी आईडी बनाएंगे, उसका जो पासवर्ड है वो आप डालेंगे, उसके बाद फिर वो चीज़ आपके पास आपके ईमेल एड्रेस पर रिफ्लेक्ट होगी, उसके बाद फिर आपकी एक अपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होगा। पहले आप पोर्टल पर अपनी आईडी बनाएंगे, उसके बाद फिर आपकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होगा। तो भाई सबसे पहले तो आप पोर्टल पर रजिस्टर्ड होंगे। रजिस्टर किस बेस पे होंगे, आपका नाम, आपके फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ और एक्टिव ईमेल, आप ये 4 चीजें उस पर डालेंगे। जब भी डालेंगे तो आपको एक पासवर्ड जो है ना वो एक यूजर आईडी और पासवर्ड ईमेल के थ्रू आपको रिसीव हो जाएगा। उस
आईडी और पासवर्ड से जब आप लॉगिन होंगे तो आपके सामने पोर्टल खुल जाएगा। पोर्टल में आपसे तमाम तरह इन्फॉर्मेशन ली जाएगी। कैसे? एचएससी बोर्ड का रिजल्ट क्या रहा, अच्छा ये आपने इन्फॉर्मेशन लिखनी भी है और उसकी स्कैन कॉपी भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एचएससी ग्रुप यानी कि इंजीनियरिंग प्री मेडिकल कौन सा था आपको वो बताना है। डोमिसाइल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपका है, ठीक है ना, उसमें आप किस कैटेगरी में एडमिशन लेना चाहते हैं। एनईडी यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन हासिल करने के लिए 3 कैटेगरीज हैं, रेगुलर है, सेल्फ फाइनेंस है, स्पॉन्सर है। तो आप किस पर एडमिशन हासिल करना चाहते हैं, किसी एक पर करना चाहते हैं या एक से ज्यादा पे करना चाहते हैं, तो ये आपको बताना होगा। उसके बाद आपने ये तमाम इंफॉर्मेशन सेव करने के बाद अगले स्टेप की तरफ आप बढ़ जाते हैं, प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके बाद आपके पास जो रिमेनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन सेक्शंस होते हैं आप उसे फिल करते हैं। नेक्स्ट, फोटोग्राफ जो आपको साइज बताया गया फोटोग्राफ का और जो स्टैंडर्ड बताया गया उसके मुताबिक आप अपनी फोटोग्राफ वहां पर अपलोड करते हैं। ट्रांजैक्शन आईडी स्लिप वहां पर जनरेट होती है जनाब, और उसके अंदर लिखा होता है कि आपने कितनी फीस पे करनी है। आमतौर पर 4,500-5,000 5,000 रुपए फीस होती है एनईडी के टेस्ट की, ठीक है जी, राउंड 1 की, तो ऑलमोस्ट वो आप पे करेंगे, आपकी वो पेमेंट होगी। जनरेट तो ट्रांजैक्शन आईडी तो आपकी हो गई, मगर आप जब ये पेमेंट करेंगे तो उसके बाद फिर प्रोसीजर क्या होगा, आप डेजिग्नेटेड बैंक पे कर दें या फिर आप ऑनलाइन भी उसे पे कर सकते हैं। रिकॉर्ड फीस सबमिट करने के बाद एडमिट कार्ड आपको पोर्टल पर इश्यू होगा इम्तिहान से 1 हफ्ता पहले। ये परेशानी बहुत बच्चों को लाभ हो जाती है, सर मैं फीस दे दी एडमिट कार्ड नहीं आना, फीस दे दी एडमिट कार्ड नहीं आना। भाई वो फीस दे दी है, एडमिट कार्ड आपका इश्यू होता है इम्तिहान से लगभग 6 से 7 दिन पहले, ठीक हो गया, जो टेस्ट डेट है उससे पहले। तो आपने परेशान नहीं होना है, आपको लिखा आ जाता है कि जनाब आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, आपने उस तमाम डिटेल को अपने पास सेव करने का ऑप्शन आता है, तो आप सेव कर सकते हैं, आप सेव कर सकते हैं। आपने जो आईडी और पासवर्ड बनाया हुआ, आपको जो रिसीव हुआ है भाई, उसे ही कंसीडर करना होगा पोर्टल लॉगिन करने के लिए, पोर्टल पर जाने के लिए, पोर्टल खोलने के लिए आपको वही आईडी और पासवर्ड इस्तेमाल करना होगा। प्रिंट एंड ब्रिंग एडमिट कार्ड ऑन दी एंट्री टेस्ट डे। ऑब्वियस बात है कि जब आपका टेस्ट है तो आपने एडमिट कार्ड की कॉपी टेस्ट सेंटर लेकर जाना होता है। एंट्री टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर गए तो फिर क्या होगा सर, मेरिट लिस्ट लगेगी, वेबसाइट पर मेरिट लिस्ट लगेगी। वो दौर खत्म हो गया कि आप यूनिवर्सिटी जाएंगे और मेरिट लिस्ट जो है ना वो बोर्ड पे चिपकी होगी और आप देख रहे होंगे वेबसाइट पर सारी की सारी डिटेल जो है मेरिट लिस्ट की अपलोड हो जाती है, ठीक है जी। एक से ज्यादा मेरिट लिस्ट आपके सामने शो हो रही होती हैं, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, बहुत बहुत मुबारकबाद है भाई। उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट में नाम आने की बुनियाद पर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। स्पेसिफिक टाइम स्पेसिफिक डे पर आपको कॉल किया जाएगा, अब आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इस टाइम पर आपने इंटरव्यू के लिए आना है। एनईडी यूनिवर्सिटी में आप जाकर अपने इंटरव्यू के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे और वहां आपका एडमिशन सिक्योर हो जाएगा, वहां आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, ठीक हो गया जी। तो आप अभी जो कर रहे होते हैं ना, आप फीस किसकी पे कर रहे होते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस पे कर रहे होते हैं, प्रोसेसिंग फीस पे कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। ये पहला स्टेप है, उसके बाद बाकी सारे स्टेप्स आपके आगे बढ़ रहे होते हैं, ठीक हो गया भाई। अच्छा, अगर आप वही डिटेल मौजूद है, अगर आप सिलेक्ट हो गए, मेरिट लिस्ट में आपका नाम है, तो फिर आप फील्ड एप्लीकेशन का फॉर्म हासिल करेंगे, ठीक है जी। साइन बाय द कैंडिडेट, पेरेंट्स, गार्जियन एंड ओथ कमिश्नर, ठीक है ना। वो जो 17 ग्रेड के ऑफिसर होते हैं उनसे भी आपने जो है ना वो उसकी क्या कह सकते हैं कि आपने अटेस्ट करवा लेने होते हैं अपने पेपर्स। आपका अपना सिग्नेचर होगा, पेरेंट्स का सिग्नेचर होगा। सबमिट द साइन फॉर्म एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एट इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं, अदरवाइज इससे पहले आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जगह जगह नहीं घूमते। इंटरव्यू वाले दिन आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे, सिर्फ उस दिन आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, और अदरवाइज अगर आपने कहीं प्रोसेस करना होता है तो उसकी स्कैन कॉपी आप जो है वो अपने फॉर्म सबमिशन के दौरान जो रिक्वायरमेंट अगर हो तो उसके मुताबिक आप अपने डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी आप वहां पर जो है ना वो दे रहे होते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर आप अपलोड कर देते हैं, ठीक है जी। ये तफसील है, ये डिटेल है आपकी एनईडी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करने की, शुरू से लेकर आखिर तक। छाजों की टीम आपके साथ पहले स्टेप से लेकर आखिरी स्टेप तक साथ खड़ी है इंशाअल्लाह। बस आपने कोशिशें करनी है कि आप अपनी कामयाबी हासिल करने के लिए सही वक्त पर सही फैसला कर लें। सही वक्त पर यही वक्त है जिसमें आपने फैसला करना है अपने पढ़ने का, अपने टेस्ट देने का। सही जगह का इंतखाब कर लें तो इंशाअल्लाह आपके लिए कामयाबी हासिल करना आसान हो सकेगा। मजीद डिटेल में आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चों की तशवीश रहती है कि सर मेरिट कैसे कैलकुलेट होता है, एनईडी यूनिवर्सिटी का मेरिट कैसे हम मालूम करें, क्लोजिंग परसेंटेज क्या होती है, जरा हमें गाइड कर दें, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा एडमिशन हुआ या नहीं हुआ। तो आए इस बात को इत्मीनान से समझ लें। कैलकुलेशन से अभी बिल्कुल नजर हटाकर पहले मेरी बात को सुन लीजिए गौर से। दो चीजें हैं
जिसको कलेक्टिवली कंसीडर किया जाता है आपके एडमिशन के लिए। पहला आपका ओ लेवल्स, या फर्स्ट ईयर का रिजल्ट, ठीक है, और उसके साथ साथ टेस्ट स्कोर। लास्ट ईयर 2025 में जो आपके टेस्ट का स्कोर था, जो आप टेस्ट में स्कोर हासिल करते हैं, उसमें से कंसीडर किया गया 60% और एकेडमिक से लिया गया 40%। एकेडमिक से 40% लिया गया और आपके टेस्ट स्कोर में से 60% लिया गया। ये लास्ट ईयर हुआ। क्या सर इससे पहले भी ऐसा होता था? नहीं, इससे पहले ऐसा नहीं होता था। ये 2025 में हुआ है। 2024 में क्या था सर? 50% आपके टेस्ट स्कोर से लेते हैं, 50% आपके एकेडमिक से लेते हैं। अब क्या होगा? जाहिर है अभी 2026 के हवाले से कोई पॉलिसी अनाउंस नहीं हुई, कोई भी पॉलिसी अनाउंस नहीं हुई, मगर इतना जरूर है कि भाई ये 50% हो या 60% हो, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इस चीज को बढ़ा सकता हूं, मैं इस चीज को तो बढ़ा ही नहीं सकता। ओ लेवल्स हो गया, फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स हो गए, सब हो गया ना, तो मैं इसको तो तब्दील नहीं कर सकता, ये तो फिक्स हो गया। ये चीज तब्दील हो सकती है, ये चीज बदल सकती है, इस चीज में आप बहुत इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, अपने टेस्ट स्कोर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो भाई आपका टेस्ट स्कोर में से 50% लें या 50 या 60% लें, इट डजंट मैटर, इतना मैटर नहीं करेगा आपके लिए। अच्छा स्कोर बना लेंगे, मैटर करेगा, भरपूर मैटर करेगा। इम्कान इस बात का है कि इसी पॉलिसी को 2026 के लिए भी कंसीडर कर लिया जाए, 2026 के लिए भी इसी पॉलिसी को फॉलो किया जाए, 60-40 वाली पॉलिसी को। ठीक हो गया। अब आ जाए सर मेरिट कैलकुलेट कैसे होता है। मेरिट कैलकुलेट करने के लिए आपको ऑब्वियस बात है कि एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखी गई है, मैं जरा गाइड कर देता हूं। मिस्टर अहमद ने 85% मार्क्स हासिल किए एनईडी के टेस्ट में, 85% मार्क्स हासिल किए, यानी 85 मार्क्स हासिल किए 100 में से, 85 नंबर हासिल किए, बेहतर नंबर है। 90 प्लस में होते हैं अहमद साहब, मैं कहता वाह वाह 85 है, ठीक है सर। उसके बाद 80% रिजल्ट है फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में 80% रिजल्ट है, फाइन, ओके। आपने एग्रीगेट कैसे निकालना है? आपकी जो आपके जो टेस्ट की परसेंटेज आ रही है, टेस्ट के स्कोर की परसेंटेज आ रही है, आपने उसे मल्टीप्लाई करना होता है 0.6 से, और जो आपके फर्स्ट ईयर की या ओ लेवल्स के रिजल्ट्स हैं उसकी परसेंटेज है, आपने उसे मल्टीप्लाई करना है 0.4 से। ठीक हो गया सर? आपने मल्टीप्लाई किया, जो जवाब आया आप उसको ऐड कर लीजिए, तो आपके पास टोटल एग्रीगेट निकल कर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपका टेस्ट का स्कोर जो उसकी परसेंटेज है उसे मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से, और जो आपने फर्स्ट ईयर में परसेंटेज हासिल की उसे मल्टीप्लाई किसे करेंगे? 0.4 से, और जो इन दोनों के जवाब आएंगे उसे आप ऐड करेंगे, तो फाइनली आपका जवाब आपका टोटल एग्रीगेट कहलाएगा। ये टोटल एग्रीगेट है। अब सपोज कर लीजिए मिस्टर अहमद का ये टोटल एग्रीगेट आ रहा है 83। अब जिस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी जो क्लोजिंग है वो 81 है। जिस प्रोग्राम की अंदर ये एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी जो क्लोजिंग परसेंटेज है, ठीक है जी, लास्ट ईयर की वो क्या थी? 81। सही ना? इस पे प्रोग्राम उस एडमिशन खत्म हो गया, उस पर एडमिशन खत्म हो गया लास्ट ईयर में, तो हो सकता है इस साल 81 से थोड़ा सा वो इंप्रूव कर जाए, 81 से वो कहां चली जाए? 82 पे चली जाए। इस साल की क्लोजिंग उस प्रोग्राम की 82 पे चली जाए, मिसाल दे रहा हूं मैं समझाने के लिए। तो भाई इसका मतलब ये है कि मिस्टर अहमद का जो एग्रीगेट है वो तो 83 है और एडमिशन 82 पर क्लोज हुआ है, तो भाई 83 वाला तो एडमिशन ले सकता है ना, 83 वाले को तो एडमिशन मिल सकता है। तो भाई ये हो गई पहली बात कि सर हमारा एग्रीगेट अच्छा है तो एडमिशन का चांस ज्यादा है, एग्रीगेट अच्छा नहीं बना तो एडमिशन का चांस बहुत कम हो गया। क्लियर? आसान बात है। फिर इसमें एक और चीज आ जाती है, वो क्या है सर? सीट अवेलेबिलिटी। जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है तो उस प्रोग्राम में अगर सीट मौजूद है और आपका एग्रीगेट बन रहा है, उस प्रोग्राम के लिए आपका एग्रीगेट बन रहा है, तो आपको एडमिशन ऑफर कर दिया जाएगा, आप एडमिशन ले लीजिए, एडमिशन मिल जाएगा।
तो की चीज जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, सबसे अहम चीज जो है, वो है आपका टेस्ट स्कोर, और टेस्ट स्कोर से बनने वाला आपका एग्रीगेट। यह आपके इख्तियार में, यह भी आपके इख्तियार में। 2-3 महीने गुजारने के बाद ये चीज आपके हाथ से निकल जाएगी, फिर बैठे रहेंगे आप सिर्फ और सिर्फ आसरे पे, कैसा हो जाए वैसा हो जाए। तो भाई सिंपल कह रहा हूं, अपने एग्रीगेट को अच्छा बनाने के लिए, अपने टेस्ट स्कोर को बढ़ाना है। टेस्ट स्कोर को बढ़ाने के लिए दिलो जान से टेस्ट की मेहनत करनी है, तैयारी करनी है, वक्त लगाना है, तो आपका काम इंशाल्लाह हो जाएगा। तो एग्रीगेट कैसे कैलकुलेट होगा ये आज बता रहा हूं। आप आज देखें, कल देखें, परसों देखें, मगर ये देखना जरूर है आपको, ताकि आपको फायदा हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ लम्हा पहले मैंने आपसे क्लोजिंग परसेंटेज की बात की, तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि 2026 में जो क्लोजिंग परसेंटेज है वो प्रोग्राम की क्या होगी? तो इसकी एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लें। अभी मैं आपके सामने जो शो कर रहा हूं वो 2025 के क्लोजिंग प्रोग्राम्स, जो कि कराची बोर्ड और कैम्ब्रिज बोर्ड के स्टूडेंट्स की कलेक्टिवली हैं, उनकी क्लोजिंग परसेंटेज आपके सामने अभी मैं शो कर रहा हूं। आपने क्या करना है, हर एक परसेंटेज में 1% का इजाफा करके सोचना है। 2025 में एक प्रोग्राम है जिसकी क्लोजिंग जो है वो हो रही है 72.34 पर, 72.34 पर उसकी क्लोजिंग हो रही है। तो इस साल क्या होगा सर? इस साल वो 72.34 पे हो सकता है क्लोज ना हो, बल्कि उसकी क्लोजिंग बढ़ जाए, क्योंकि हर साल टेस्ट देने वाले बच्चों की तादाद बढ़ रही है। नंबर ऑफ सीट्स नहीं बढ़ रही, नंबर ऑफ सीट्स नहीं बढ़ रही, हर साल टेस्ट देने वाले बच्चों की तादाद बढ़ रही है। ज्यादा परसेंटेज अच्छी, ज्यादा अच्छा एग्रीगेट, तो एडमिशन उनको ऑफर हो जाएगा। तो इसलिए हर प्रोग्राम का जो मेरिट होता है, हर प्रोग्राम की जो क्लोजिंग परसेंटेज होती है वो बढ़ती है हर साल। इस साल अभी 72.34 है, तो अगले साल क्या हो जाएगी सर? अगले साल यही चीज जो है वो 73.50 तक चली जाएगी। एक्सपेक्टेड यही है, अंदाजा यही है। ठीक हो गया? इसी तरह से जब मैं आगे जाता हूं इस डिटेल में, तो मुझे नजर आ रहा है सर, मेरे पास सिविल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की तो बात हो गई। अर्बन इंजीनियरिंग यूई जो ऑफर किया जाता है इसमें 68 है, मोस्ट प्रोबेबली ये 69.70 पर पहुंच जाए। सिविल इंजीनियरिंग थर्ड कैंपस जो कि एनईडी यूनिवर्सिटी का है सर, ये क्लोज हुआ है 62 पे, तो ये 63 पर मैक्सिमम 63.30 मैक्सिमम यहां तक जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है सर। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एक जमाने की बहुत ज्यादा कामयाब फील्ड समझी जाती थी, अब उसका रुझान कंपैरेटिवली कंप्यूटर स्टेज के प्रोग्राम से कम हो गया है। मगर ऐसा नहीं है कि लोग एडमिशन नहीं लेते, आज भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी रिसर्च करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो सर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में बिल्कुल हो सकता है, ये 71.50 पे एक्सपेक्टेड है। ठीक है जी, आगे जाते हैं सर। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग 69.50 आगे बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी सर, ये 70 पर जाएगी। अब ये सारी चीजें एस्टिमेशन पर मबनी है, हरगिज भी ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक रिसोर्स है वहां से निकल के डेटा आ गया हो, ऐसा नहीं होता, ये एस्टिमेटेड है। ये वैल्यू जो 2026 के नहीं, एस्टिमेटेड है। मैं आगे जाता हूं सर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 78.30 ये शूट करेगी मजीद, ये मजीद आगे जाएगी। जी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक जैसे कह लेंगे एक टॉप ट्रेंडिंग फील्ड अब तेजी के साथ वापस बनती चली जा रही है। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे हैं, तो ऑब्वियस बात है कि इसका जो क्लोजिंग मेरिट, क्लोजिंग परसेंटेज है वो बढ़ेगी, उसमें इजाफा होगा। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एज यूजुअल बहुत बड़ा चेंज इसमें नहीं देखने को मिलता, बहुत बड़ी तब्दीली इसमें देखने को नहीं मिलती है सच। इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, यस इसमें इजाफा बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और ये मुमकिन है कि 79 को क्रॉस कर जाए, बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि मैं पिछले ट्रेंड्स को देख रहा हूं, इसमें तो तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। लोग ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं भाई, और मजेदार फील्ड भी है, ऑब्वियस बात है। ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग 74.54 पे क्लोज हुई है, ये 75.50 तक जाएगी, एक्सपेक्टेड है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 80.02 पर क्लोज हुआ है, ये 81 तक, मैक्स 81 तक ही जा सकता है। टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 76.40 पर क्लोज हुआ सर, ये ऑलमोस्ट 77 पर जा सकता है। कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग CS या CIS 85.54 पे, 85.84 पे क्लोज हुआ था भाई, ये शूट करेगा, मजीद ऊपर जाएगा, ये 86.80 तक पहुंचेगा, बिल्कुल पहुंचेगा सर,
ठीक है जी। तो ये वो एस्टिमेटेड फिगर्स हैं जो कि 2026 के लिए मैं बता रहा हूं। 2025 के आपके पास क्लोजिंग मेरिट्स है। अब आपने ये सोचना है कि भाई मैंने क्या करना है, सर जो बता रहे हैं मुझे कि ये यहां पर क्लोज होगा तो मेरा जो मेरिट बने, मेरा जो एग्रीगेट बने, ये मेरा एग्रीगेट इनसे ऊपर बने। अगर मैं चाहता हूं कि भाई मेरा सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन हो, तो भाई सिविल इंजीनियरिंग के लिए मैं क्या करूं, 73 से ऊपर मेरा एग्रीगेट होना चाहिए, 73 से ऊपर होना चाहिए, 75, 76, 77, 78 इस तरह का एग्रीगेट बनना चाहिए, तो भी मेरा सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन मुमकिन हो सकेगा। ठीक है, ये तरतीब रहती है। आगे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ईएल 80.25 पे क्लोज हुआ, 81.85 एक्सपेक्टेड है। केमिकल इंजीनियरिंग 76, सर ये ऊपर जाएगा, 76 पे हुआ, ये 77.30 पर जाएगा। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग जिसको हम एमवाई कहते हैं, 66.33 पे क्लोज हुआ, इसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आना, ये 67 तक, मैक्स 67 तक जाएगा। मटेरियल इंजीनियरिंग 68.12, सर ये 69 तक जाएगा। पॉलीमर एंड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग जो है वो पीपीपी 65.32 पे क्लोज हुआ है, ऑब्वियसली ये 66 तक जाएगा, 66.30 तक एक्सपेक्टेड। फूड इंजीनियरिंग 70.30, सर ये ऊपर जाएगा, ये 71.82 एक्सपेक्टेड, ये यहां तक जाएगा। मतलब चांस तो यही लगते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो हमारी ऑडियंस का इंटरेस्ट है, जो बच्चे एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, ऑब्वियस बात है उनका माइंडसेट भी हमें नजर आ रहा होता है, मालूम हो रहा होता है। सर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, सर ये ऊपर जाएगा, ये 75 से ऊपर जाएगा, लिखवा लें। क्यों सर, क्यों कह रहे हैं आप ऐसा इतनी कंफर्मेशन के साथ? भाई बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इसलिए ऊपर जाएगा क्योंकि एमडी कैट वाला मामला बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो गया, बहुत महंगा हो गया। एमबीबीएस बीडीएस करने के बाद जो काम है, ये बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो हिम्मत हार जाते हैं, नहीं कर पाते, इतनी अच्छी परसेंटेज नहीं बनती जो क्राइटेरिया सेट है, इतने पैसे नहीं होते कि वो पढ़ सकें, तो भाई वो कहते हैं हम किसी और प्रोग्राम में चले जाएं जो हमें सपोर्ट करते तो हम उसमें काम कर लेंगे। तो भाई ये ऊपर जाएगा, 75.40 एक्सपेक्टेड है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग SE 87 पर है, ये अराउंड 88 पर पहुंचेगा, 88.39 पर पहुंचेगा, टारगेट है सीन यही है। आगे चलें सर, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CT या BCIT 85.82 पे क्लोज हुआ, ये मजीद 86 को मीट करेगा। इस साल का रिजल्ट भी देख रहा हूं मैं, तो पता चल रहा है कि ये चीजें बेहतर है। इस साल का जो स्टूडेंट्स का रिजल्ट है फर्स्ट ईयर का, वो बेहतर है पिछले साल से बेहतर है, मैं क्लियर कर रहा हूं। तो इससे आपका जो मेरिट है वो ऊपर जाएगा। आपका जो कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो क्लोजिंग है 85.82 है, वो 86.79 तक जा सकती है। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, गेमिंग एंड एनिमेशन पर तो आपने कुछ बताया ही नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा पहले समझो बात को, ये तमाम, ये जो चारों फील्ड्स हैं जिसमें हमारे पास डेटा साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है, गेमिंग है, एनिमेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन चारों प्रोग्राम्स में एडमिशन पहले साल में नहीं होते। अब कंप्यूटर साइंस आप लेते हैं, ठीक है जी, उसके बाद आप पूरा साल पढ़ते हैं, उसके बाद आपका जो रिजल्ट बनता है उसकी बेसिस पे फैसला होता है कि आपको अगले साल में कौन से प्रोग्राम में डाला जाए। ये यूनिवर्सिटी फैसला करेगी, इन चारों में से किसी एक में आपको एडमिशन मिलेगा, यूनिवर्सिटी फैसला करेगी, आप नहीं करेंगे। तो ये चारों प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें आपके पास क्लोजिंग परसेंटेज यहां पर नजर नहीं आ रही। ऑब्वियस बात है, क्लोजिंग परसेंटेज तो उस वक्त हो कि जब आपको मेरिट पर उसमें एडमिशन मिल जाए। आप तो पूरा साल पढ़ना पड़ेगा कंप्यूटर से, उसके बाद कहीं जाकर आपको एडमिशन ऑफर हो रहा होगा इन प्रोग्राम्स के लिए सेकेंड ईयर से, दूसरे साल से, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर लिख जरूर दिया ताकि आपको समझा सकें, मगर इसकी मजीद कोई डिटेल यहां पर शेयर नहीं हो रही। आगे देखते हैं सर, कंप्यूटर साइंस इन थर्ड कैंपस 62 पे क्लोज हुआ, ज्यादा फर्क नहीं, मोस्ट प्रोबेबली 63 पे चलेगा, हो सकता है 62 पे ही रहे, ज्यादा फर्क ना आए। आर्किटेक्चर 69 पे क्लोज हुआ था, 69.60 पे, और इसमें भी कोई बहुत बड़ी तब्दीली की कोई गुंजाइश या इम्कान नजर नहीं आता फिलहाल। और हो सकता है कि इम्कान पैदा हो जाए, क्योंकि अब जैसे कि हम देख रहे हैं जो टेस्ट का स्टैंडर्ड है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का, वो चेंज हो रहा है, वो मज़ीद मुश्किल होता जा रहा है, मज़ीद महंगा होता जा रहा है। तो लोग ये कहते हैं कि भाई हम जो है वो यहाँ पर जाने के बजाय, ठीक है, हम कराची यूनिवर्सिटी में, इनफैक्ट NED यूनिवर्सिटी में जाकर अपने एडमिशन को सिक्योर कर लें, तो वहाँ पर हम अच्छी तालीम भी हासिल कर सकेंगे और हमें सेमेस्टर की फीस भी कंपैरेटिवली कम पे करनी पड़ेगी। तो ऑब्वियस बात है कि यहां पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है जी।
अच्छा, कुछ और प्रोग्राम्स हमारे पास हैं, बीएस प्रोग्राम्स हैं। अप्लाइड साइंस 63.65 पे हुआ और ये 64 तक जाने का बहुत बहुत चांस है, क्योंकि अप्लाइड सब्जेक्ट्स जो हैं उनकी स्टडीज तेजी के साथ साथ कम होती जा रही हैं, लोगों का इंटरेस्ट उसमें कम होता जा रहा है। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। कराची यूनिवर्सिटी के जो स्टार्ट्स हैं उससे मालूम होता है कि भाई ये प्रोग्राम्स ठंडे पड़ते जा रहे हैं, बच्चों का इंटरेस्ट इसमें नहीं रह रहा। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री 64.19 पे, तो जनाब ये 65 तक जा सकती है। कंप्यूटर फाइनेंस ये बड़ी टॉप क्लास फील्ड है, ठीक है ना। कंप्यूटेशनल फाइनेंस ये 78.98 पे थी, अराउंड 80 तक जाएगी हंसते खेलते, ठीक है ना। 80 ऑलमोस्ट इसका क्लोजिंग होगा अगले साल में, यानी कि 2026 में। डेवलपमेंट स्टडीज डीएससीजन कहते हैं 59.22, ये भी बड़ी अच्छी और बड़ी प्रोग्रेसिव फील्ड है। आने वाले वक्त में आपको इसमें जरूर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। सर टेक्सटाइल साइंसेज है 63.89, जनाब 64 मैक्सिमम इसमें जाएगा। मैनेजमेंट साइंसेज 72.58, भाई तगड़ी फील्ड है, तगड़ी फील्ड है, काम निकालने वाली। यानी कि आप कहें ना कि आने वाले वक्त में हम अच्छी जगह जॉब करने की ख्वाहिशमंद हैं, तो भाई ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करती है। तो मैनेजमेंट साइंसेज में ऑब्वियस बात है कि ये अराउंड 74 तक आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, यानी 74 आपको क्लोजिंग मिलेगी इस साल में। आगे सर इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स बस ठीक है, एवरेज है, इतना ज्यादा कोई इसमें फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिलती है। 62.65 पर है, 63 हो जाएगी मैक्सिमम अगर हुई तो, इससे ज्यादा इसका कुछ है नहीं। सर इकोनॉमिक एंड फाइनेंस मजेदार फील्ड है, अच्छी फील्ड है और प्रोग्रेसिव भी है, ट्रेंडिंग भी है, मतलब वक्त के साथ साथ अब इसकी जरूरत बढ़ती जा रही है और लोग महसूस भी कर रहे हैं। तो भाई एनईडी में अब 69.98 पे क्लोजिंग थी, तो ये आपको 71.20 पर आने वाले साल में बिल्कुल मिल सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वो क्लोजिंग थी जो कि मैंने आपके सामने एस्टिमेटेड बेसिस पे सजेस्ट की हैं कि आने वाले वक्त में ये होगा। तो आपने क्या सोचना है कि अगर मुझे जो है वो इकोनॉमिक एंड फाइनेंस में जाना है, तो ऑब्वियस बात है कि जो मेरा एग्रीगेट है वो 71.20 से ऊपर होना चाहिए, ताकि मेरा एडमिशन जो है वो एनईडी यूनिवर्सिटी में कंपटीशन इनफैक्ट इस इकोनॉमिक एंड फाइनेंस में मैं सिक्योर कर सकूं, 100% अपना मैं पक्का बना सकूं। तो आपने करनी है मेहनत, टेस्ट स्कोर को लेकर आगे बढ़ना है, ताकि आपका फाइनली एग्रीगेट बेहतर हो सके। डिटेल में आगे जाते हैं। बहुत सारे बच्चे फीस स्ट्रक्चर को लेकर बड़े परेशान होते हैं, फिक्रमंद होते हैं कि हमें कितनी फीस सेमेस्टर वाइज पे करनी पड़ेगी, कितना अमाउंट जाएगा। जाहिर सी बात है, जीआई की यूनिवर्सिटी है वो 4.5 लाख रुपए लगभग आपके एक सेमेस्टर के चार्ज करती है, एक सेमेस्टर के 4.5 लाख रुपए चार्ज करती है, यानी कि साल के 9 लाख रुपए वो चार्ज करती है, ठीक है। तो क्या हम इतने पे कर पाएंगे? क्या एनईडी यूनिवर्सिटी भी इतने लेती हो? भाइयों खुदा का शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि एनईडी यूनिवर्सिटी तुम सबको एडमिशन देने देती है। वहां पर फीस आपकी इकोनॉमिकल है एज कंपेयर टू द फैसिलिटीज एंड रिसोर्सेज व्हिच आर प्रोवाइडेड ओवर देयर, उस एतबार से फीस बहुत कम है, बहुत कम है। भाई यहां पर आपके पास सेल्फ फाइनेंस जिसका मैंने जिक्र किया था, तो उसमें आप 8,55,000 रुपए इजाफी देते हैं 8,55,000 रुपए ऊपर जा रहे होते हैं आपके, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह से स्पॉन्सर्ड सीट 10,65,000 रुपए, ये एग्जैक्ट अमाउंट है 2025 का, 10,65,000 रुपए आप इजाफी दे रहे होते हैं, जस्ट 1 से 2% कम होने का आप जो है ना वो इतना पे कर रहे होते हैं। सर उसके बाद अगर मैं फॉरेन स्टूडेंट्स की बात करूं, तो ऑब्वियसली फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए भी यही क्राइटेरिया है। जो रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं, जो रेगुलर स्कीम की बेसिस पे एडमिशन लेते हैं, सर उनकी फीस 45 to 55 के, यानी कि 45 से 55,000 रुपए तक के, 60,000 रुपए तक के एक्सपेक्टेडली इस साल में कंसीडर की जाएगी। यानी कि साल में 2 सेमेस्टर अगर आपके होते हैं, तो ऑब्वियस बात है कि 1,20,000 रुपए, मैक्सिमम 1,20,000 रुपए आपकी जेब से जाएंगे फीस की मद में। वो कौन सी? वो जो आपकी ट्यूशन फीस वगैरह है उसकी बारे में बात हो रही है। फिर मिसलेनियस चार्जेस वो अलग होंगे। तो अगर मैं 1,20,000 नहीं, अगर 1,50,000 रुपए कह रहा हूं, तो साल में आपके 1.5 लाख रुपए जा रहे हैं, 1.5 लाख रुपए जा रहे हैं। और जब 4 साल आपने मुकम्मल कर लिए, तो 6 लाख रुपए आपकी जेब से गए हैं, पूरे 4 साल में 6 लाख रुपए आपकी जेब से गए। जबकि दूसरी तरफ सिर्फ 1 साल में जीआईके में 9 लाख रुपए आपकी जेब से जाता है। तो भाई एनईडी यूनिवर्सिटी इकोनॉमिकल यूनिवर्सिटी है, आपको स्टैंडर्ड्स अच्छे मिल जाते हैं, पढ़ने वाले बच्चे पढ़कर दुनिया में नाम पैदा कर लेते हैं। अब आपका वक्त है, आगे चलते हैं इस डिटेल में। बहुत सारे बच्चों के सवाल होता है कि सर आप हमें बताइए कि एनईडी यूनिवर्सिटी के टॉप ट्रेंडिंग प्रोग्राम्स क्या हैं। यानी हर एक यूनिवर्सिटी का अपना एक एलुमनाई है, हर एक यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो कि वहां पे टॉप मोस्ट प्रोग्राम्स हैं, मजेदार प्रोग्राम्स हैं, बहुत अच्छा स्कोप उससे क्रिएट होता है। तो वो कौन से प्रोग्राम्स हैं? तो जनाब एनईडी यूनिवर्सिटी के जो टॉप ट्रेंडिंग प्रोग्राम्स हैं जिसमें हर बच्चा चाहता है एडमिशन हासिल कर ले, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम,
इलेक्ट्रॉनिक है, टेलीकम्युनिकेशन है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, ये ऑब्वियसली वो प्रोग्राम्स हैं जो सुपर प्रोग्राम्स हैं, सुपर। इसमें आपको एडमिशन मिल जाता है तो चुपचाप जाएं, बेहतरीन स्टडी करें, स्टडी करने के बाद आगे बढ़ें। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी, आगे जाते हैं इस डिटेल में। सर और आईटी पर फोकस करने वाले प्रोग्राम्स कौन से हैं? ऑब्वियस बात है, अभी मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, गेमिंग एंड एनिमेशन के बारे में बता चुका, मगर ऑब्वियसली वो प्रोग्राम्स जो आपको दूसरे साल में ऑफर किए जाते हैं, पहले साल में तो आपको कंप्यूटर साइंस की बेस पे अपने एडमिशन को सिक्योर बनाना होता है। उसके बाद फिर हमें साइंस और फाइनेंशियल साइंसेस की बेसिस पे, फाइनेंस एंड सोशल साइंसेस की बेसिस पे जो प्रोग्राम्स नजर आते हैं वो कंप्यूटेशनल फाइनेंस है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, इकोनॉमिक एंड फाइनेंस है, डेवलपमेंट स्टडीज है, अप्लाइड फिजिक्स, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, इनके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहता कि बहुत ज्यादा कोई टॉप ट्रेंडिंग चीजें। हाँ ये जरूर है डेवलपमेंट स्टडीज मजेदार चीज है। ये तीन चीजें ऐसी हैं कि जिनको अगर आप लेकर जाना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं खुला काम है, बेहतरीन चीज है। पढ़ने के बाद आपको अपनी लर्निंग के एतबार से, जॉब के एतबार से, अपनी ग्रोथ के एतबार से बहुत कुछ फायदा आपको हासिल हो सकता है। तो जनाब ये वो प्रोग्राम्स हैं जो कि एनईडी यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करती है। बट राइट नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वेयर यू स्टैंड एट दिस मोमेंट। आप इस वक्त कहां खड़े हैं, आप जरूर अपने बारे में सोचें। आपने एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कितनी की है, कितना पढ़ा है, आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज क्या है, और आपके पास टेस्ट की तैयारी करने के लिए वक्त कितना है। मैं फरवरी में मौजूद हूं, मिड ऑफ फरवरी से अगर मैं काउंट करता हूं तो फरवरी नहीं काउंट करता, चले मिड ऑफ फरवरी में 15 डेज काउंट कर लूंगा। मार्च है, अप्रैल है, मई है, राउंड 1 आ जाएगा। मुश्किल से 2-2.5 महीने आपके पास हैं, जिसको आप अच्छे तरीके से अगर अपने टेस्ट की प्रिपरेशन में लगा दें तो मैं समझता हूं कि आपका फायदा हो जाएगा। रमजान मुबारक करीब है, यकीनन आपको इसमें पढ़ने के लिए वाफिर वक्त मिलेगा, ज्यादा टाइम मिलेगा, ज्यादा फोकस रहेगा। ठीक है, तो आप अपने रिसोर्सेस को, छात्रों के रिसोर्सेज आपके सामने हैं, प्रैक्टिस जोन मौजूद है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मौजूद हैं, लाइव क्लासेस मौजूद हैं, तो भाई आप इसमें जुड़ जाइए। रमजान मुबारक और इसके बाद के वक्त को आप अपने लिए कारआमद बना लीजिए। सेकेंड ईयर की स्टडी जरूर करें, मगर उसके साथ एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन आपके लिए करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन सेकेंड ईयर के रिजल्ट पर नहीं मिल रहा। यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपको आपके टेस्ट स्कोर और फर्स्ट ईयर ओ लेवल्स के रिजल्ट्स की बेसिस पे मिल रहा है। तो समझदार के लिए इशारा काफी है। मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए। छात्रों का प्लेटफॉर्म आपका प्लेटफॉर्म है, इसे भरपूर इस्तेमाल कीजिए। जब कभी कोई बात आपको मालूमात चाहिए हो, हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने है मौजूद, आप ज़रूर इस नंबर पर रब्ता कीजिए, मालूमात लीजिए कौन से बैचेस चल रहे हैं, बैचेस में एडमिशन कब होंगे, कब क्लोज होंगे, उसके साथ साथ छात्रों की जो प्रैक्टिस होने उसके क्या पैकेजेस चल रहे हैं, स्टूडेंट्स को कैसे आप जो है ना वो मजीद सहूलत मिल सकती है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप कैसे ऐड हो सकते हैं, लाइव सेशंस हो रहे होते हैं हमारे यहाँ, मैराथन हो रही होती है तो हम उसमें कैसे शामिल हो सकते हैं, ये सारी मालूमात आपको हासिल हो जाएगी। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप ज़रूर रब्ता कीजिए और अपने आने वाले वक्त को कारआमद बनाइए ताकि यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपका सिक्योर हो सके।